बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि एक जेनेटिक डिज़ीज़ है मसल्स की, उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करूँगा। चूँकि मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसा मुझे हो गया है कि मैं स्टेम सेल्स के एरिया में काम कर रहा हूँ और इसके अलावा पाकिस्तान स्टेम सेल सोसाइटी का भी हिस्सा हूँ। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि इस वक्त क्या स्टेम सेल थेरेपी मौजूद है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए और ख़ुसूसन डीएमडी के लिए। तो मैंने चाहा कि एक एजुकेशनल वीडियो बना दी जाए जिसमें थोड़ा सा मैं डिज़ीज़ के बारे में बता दूं और जो स्टेम सेल थेरेपी अवेलेबल हैं, जो ट्रायल्स चल रहे हैं और थेरेपी कहाँ तक पहुंची है उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ताकि मुझे हर पेशेंट को एक्सप्लेन ना करना पड़े और मैं ये वीडियो जो है कैन शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक ऐसी जेनेटिक डिज़ीज़ है जिसमें मसल जो हैं वो पहले वीक होते हैं और फिर वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में जो है वो बहुत अर्ली ऑनसेट होता है डिज़ीज़ का, बहुत छोटी उम्र में डिज़ीज़ की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहुत जो है कुछ जो दीगर लोग हैं उसमें ये होता है कि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत अर्ली नहीं आती, लेट ऑनसेट होता है। यूजुअली नॉर्मली टीन एज उनकी नॉर्मल सी गुजरती है। आफ्टर टीन एज उनमें जो है वो डैमेज जो है वो होना शुरू हो जाता है और वो अपने रूटीन के काम पहले नहीं सही तरह से कर पाते, जैसे चीज़ें उठाना, मूव करना, नॉर्मली जिस तरह से बच्चा मूव करता है। और उसके बाद इसका एक सीवियर अटैक होता है और एंड पे मसल जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं और दैट लीड टू डेथ। और इसका कोई एज सच जो है वो इलाज नहीं है। इसमें एक्चुअली ये होता है कि हमारे जो मसल सेल्स होते हैं दे मेक द फाइबर्स इन द बॉडी, जो मसल्स के फाइबर्स होते हैं। तो मसल के फाइबर्स जो होते हैं, जो डिसीज़ हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की या डुशे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी, दैट इज़ क्वाइट कॉमन। उसमें जो मसल्स हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे मसल वीक होते हैं और वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाते। अब इसका नेचुरली क्या होता है हमारी बॉडी में? नेचुरली ये होता है कि हमारे जितने भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं वहाँ पे स्टेम सेल मौजूद होते हैं। जिस तरह से ब्लड जो है वो हमेशा से जो है वो कॉन्स्टेंटली नया बन रहा होता है, हमारी स्किन जो है वो रीन्यू होती है, इसी तरह से मसल्स में स्टेम सेल मौजूद होते हैं जिनको हम सैटेलाइट सेल्स कहते हैं। तो जो सैटेलाइट सेल्स हैं जब भी जो है वो डैमेज होता है तो एक मैसेज आता है उन सैटेलाइट सेल्स को कि दे हैव टू प्रोलिफरेट, दे हैव टू डिवाइड, उनका नंबर बढ़ता है और वो जो फाइबर्स हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं और इस तरह से मसल का रिपेयर का अमल जारी रहता है। ये है एक नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जो ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा डीएमडी की, डुशे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो उसमें जो एक जीन है दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रोफिन, वो ह्यूमन में जो जीन है वो सबसे बड़ा जीन है और उसमें म्यूटेशन होती है जिससे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है वो मायोब्लास्ट में नहीं बन पाती और जिससे मसल जो है फाइबर वीक होना शुरू हो जाते हैं और एंड पे उनका डैमेज हो जाता है। तो अब बॉडी में जिन लोगों में ये जेनेटिक डिजीज़ होती है तो उसमें स्टेम सेल जो होते हैं वो भी फॉल्टी होते हैं और वो अपना काम उस तरह से सही नहीं कर पाते, जिससे जो है वो जो भी लाइक मायोब्लास्ट बनते हैं वो सही तरह से रिपेयर नहीं कर पाते। और जिनमें इवन लेट ऑनसेट होता है डिजीज़ का, उस सूरत में भी ये होता है कि जो शुरू में जो बॉडी के स्टेम सेल्स होते हैं वो रिपेयर करते जाते हैं जितना भी डैमेज होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो जितने पूल होता है हमारे पास स्टेम सेल्स का वो सारा यूटिलाइज हो जाता है और उसमें वो कैपेसिटी नहीं रहती कि वो उस जो कॉन्स्टेंटली डैमेज हो रहा है मसल्स को वो रिपेयर कर पाएँ और इस तरह से वो ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है वो आना शुरू हो जाता है। अब इसका सलूशन क्या है? अगर किसी को डीएमडी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो दूसरी किस्में हैं अगर हो जाती हैं तो उसमें क्या स्टेम सेल्स, जो कि आजकल कहा जाता है कि दैट इज़ सलूशन फॉर एवरी डिजीज़, क्या इस वक्त तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं? इसका ट्रीटमेंट किस हद तक जो है वो किया जा सकता है? तो इस हवाले से थोड़ी सी मैं डिस्कशन करूँगा। एक इसका सलूशन तो ये है कि हम लाइक स्टेम सेल्स को यूज़ करें। जो स्टेम सेल सैटेलाइट सेल्स मौजूद हैं दे मेक द मायोब्लास्ट इन द मसल्स, तो हम अगर उनको यूज़ करते हैं तो दे कैन रिपेयर द डैमेज। लेकिन उस सूरत में अगर लाइक इफ समबडी इज़ ए पेशेंट ऑफ दैट डिजीज़ तो उसमें स्टेम सेल्स में भी वो फॉल्टी जीन मौजूद होता है और वो स्टेम सेल अगर लाइक उसी बंदे से हम निकाल के दोबारा से उनको डालते हैं तो वो सही तरह से रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अब इसमें दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम मायोब्लास्ट जो डैमेज हो रहे हैं उन मसल्स में उनको किसी तरह से रिप्लेस कर दें, क्योंकि इसमें टिश्यू जो है, टिश्यू में बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ टिश्यू इज़ द सेल्स। अगर सेल डैमेज हो रहे हैं तो हम सेल्स को अगर रिपेयर कर दें तो वो डैमेज को हम रिपेयर कर सकते हैं। तो इस सूरत में जो हमारे मसल्स के सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड मायोब्लास्ट। तो मायोब्लास्ट अगर हम लेते हैं किसी बंदे से, किसी और बंदे से जिससे वो मैच कर रहे हैं,
तो उस सूरत में जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर किसी बंदे से किडनी लिया जाए या लीवर लिया जाए तो उसकी रिजेक्शन हो जाती है, क्योंकि हर बंदे का अपना एक स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम होता है जो कि जो भी बाहर के दूसरे बंदे के जो सेल्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं उसको फ़ौरन कंसीडर करते हुए उस पर अटैक कर देता है। तो उस सूरत में इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग्स लेना पड़ती हैं इन केस ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट। तो इस सूरत में जब हम मसल सेल्स की बात करते हैं तो मसल सेल्स जो है अगर किसी और बंदे से हम लेके ट्रांसप्लांट करते हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एट फॉरेन, और वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करके उनको डैमेज कर देगा और वो सही तरह से बॉडी का हिस्सा नहीं बन पाते। अब उसमें जो एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम जिस तरह से स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को ट्रीट किया गया जीन थेरेपी के ज़रिए, तो इस तरह से अगर हम स्टेम सेल्स को निकाल के उसमें से जो फॉल्टी जीन है उसको करेक्ट करके उन सेल्स को हम बहुत ज़्यादा डिवाइड करवाएं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स बनाएं और फिर हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करें, दैट कुड बी वन ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन इसमें एक चैलेंज है क्योंकि ह्यूमन में सारे मसल्स बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स में है मसल्स वो डैमेज हो रहे होते हैं। तो इतने फर्स्ट चैलेंज ये है कि उतनी तादाद में सेल्स को ग्रो करना एक चैलेंज है, और दूसरा ये चैलेंज है कि हम कितनी जगहों पे वो सेल्स इंजेक्ट करें। मसलन जो हमारे बाजुओं के मसल्स हैं अगर ये डैमेज हो रहे हैं, हमारे लेग में जो मसल्स हैं अगर ये डैमेज हो रहे हैं, तो हम कहाँ कहाँ पे वो सेल इंजेक्ट करें कि वो जो है वो बॉडी का हिस्सा बने। तो एक चैलेंज ये है कि उनको ग्रो करना इतनी बड़ी तादाद में एक इशू है, और दूसरा चैलेंज ये है कि उनको हम इतने चूँकि मसल्स हैं और इतने बड़े बड़े मसल्स हैं तो कितनी साइड्स पे कितने सेल्स हम इंजेक्ट करें। और दूसरा जब हम इंजेक्ट करते हैं तो सारे सेल्स बॉडी का हिस्सा नहीं बन पाते, उसमें से बहुत सारे सेल्स डेड हो जाते हैं और वो सही तरह से डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम स्टेम सेल्स जो है वो इंट्रोड्यूस इस तरह से करें, ब्लड सर्कुलेशन में हम कर सकते हैं ताकि वो पूरी बॉडी में चले जाए। लेकिन उस सूरत में भी चैलेंज ये है कि मायोब्लास्ट अगर हम डिफ्रेंशिएट करवाते हैं तो मायोब्लास्ट जो होते हैं वो हमारी कैपिलरीज से क्रॉस नहीं कर पाते, वो हमारी कैपिलरीज की जो लेयर होती है सेल्स की उसमें से गुजर नहीं पाते और जाके मसल्स में बैठ के उस मसल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ मीजो एंजियोब्लास्ट। दीज मीजो एंजियोब्लास्ट आर एक्चुअली द मसल सेल्स जो कि हमारी आर्टरीज में होते हैं। हमारी जो जितनी खून की रगें हैं उसमें भी मसल सेल्स होते हैं जिनसे वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। तो उन मसल सेल्स में ये खासियत होती है कि वो हमारे जो बॉडी के मसल सेल्स दूसरे मसल सेल्स हैं उनका भी हिस्सा बन सकते हैं। अगर उन सेल्स को हम ट्रांसप्लांट कर दें जो हमारे डैमेज मसल्स हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ दोज मायोब्लास्ट, वो उनके साथ फाइबर बनाएंगे और किसी तरह से किसी हद तक गेन ऑफ फंक्शन होगा। और दूसरा इन सेल्स में एडवांटेज ये है कि ये अगर हम इनको बहुत बड़ी लाइक बिलियंस ऑफ सेल्स इफ यू कैन मेक इन द लैबोरेटरी, हम उन्हें ग्रो करते हैं तो उसके बाद अगर हम सर्कुलेशन में इनको इंजेक्ट करते हैं तो वो जाके वो हमारी जो हमारी कैपिलरीज हैं उसमें से गुजर के उन डैमेज एरिया में जाएंगे और वो मसल्स का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक चैलेंज अगेन है कि इतनी बड़ी तादाद में उन सेल्स को ग्रो करना लेबोरेटरी में, दैट इज़ आल्सो ए चैलेंज टू मेक बिलियंस ऑफ सेल्स फ्रॉम दो सेल्स। तो इसमें एक रिसेंट कुछ ट्रायल्स भी किए गए एंड दे वर क्वाइट लाइक इनकरेजिंग ट्रायल, जिसमें बच्चों पे इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए कि उनको मीजो एंजियोब्लास्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए और उससे थोड़ा सा गेन ऑफ फंक्शन उनमें हुआ। तो देयर इज़ ए पोटेंशियल टू यूज़ दिस मीजो एंजियोब्लास्ट, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ नीड ऑफ लॉट मोर इन्वेस्टिगेशन कि हम उन सारे ट्रायल्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकें और फिर हम उनको यूज़ कर सकें। एक रीसेंट टेक्नोलॉजी आई इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स के नाम से, ये तीसरी ऑप्शन है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स वो ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें हम मैच्योर सेल्स को रीप्रोग्राम करते हैं और उनसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लाइक सेल्स बनाते हैं और प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स हम उनसे बनाते हैं। तो इस सूरत में हम स्किन से भी सेल्स ले सकते हैं, स्किन के सेल्स को लेके रीप्रोग्राम किया जाता है और फिर प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल में एडवांटेज ये होता है कि वो हमारी बॉडी के किसी तरह के भी सेल्स उनसे हम बना सकते हैं। एक तो ये है कि उनकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है और दूसरा उनका एडवांटेज ये होता है कि दे आर प्रोलिफरेटिंग वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। तो उनको हम बड़ी तेज़ी से प्रोलिफरेट करके हम बिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इस सूरत में भी अभी चूँकि एक नई टेक्नोलॉजी
है जिसमें रीप्रोग्राम करना इस एज सच ए चैलेंज, उसमें टाइम भी लगता है, उसमें सारे सेल्स जो हैं अच्छी तरह से रीप्रोग्राम भी नहीं होते। लेकिन इसमें कुछ ट्रायल्स किए गए रिसेंटली इटली में, जिसमें स्किन सेल्स जो है वो लिए गए, उनसे रीप्रोग्राम करके जो है वो मीजो एंजियोब्लास्ट बनाए गए और उनको इंट्रोड्यूस किया गया डिफरेंट एनिमल्स में, और उसके जो रिजल्ट्स थे वो क्वाइट इनकरेजिंग थे। तो दिस इज़ ए टेक्नोलॉजी। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आपको किसी और बंदे से सेल्स नहीं लेने पड़ते, उसी पेशेंट के आप सेल्स लेते हैं, उनको रीप्रोग्राम करते हैं, उनसे हम कोई भी बॉडी के जो हमें सेल्स चाहिए होते हैं, लाइक हमें मायोब्लास्ट चाहिए होते हैं या मीजो एंजियोब्लास्ट जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं, तो वी कैन मेक दो सेल्स एंड वी कैन ट्रांसप्लांट इन द बॉडी। ये तो थी सेलुलर जो ऑप्शंस हमारे। अभी मैं ये यहाँ पे वाज़ह करता चलूँ कि ये जितने भी हैं इसके बहुत लिमिटेड ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे हैं, इनके अभी बहुत सारे ट्रायल्स होना बाकी हैं, और जो थेरेपी के लिए बहुत सारे ट्रायल्स से गुजर के जो है वो थेरेपी की शक्ल बनती है। उससे पहले हम एनिमल्स पे जो है वो एक्सपेरिमेंट करने, एनिमल्स पे इवन बहुत सक्सेसफुल भी हों, लाइक अगर माउस पे हम करते हैं, माउस के बहुत छोटे से मसल्स होते हैं, उनके हम नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत सारे ग्रो कर सकते हैं, उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन इज़ ए बिग जो है वो बॉडी, इनमें मसल्स बड़े भी होते हैं, जो है हमें ज़्यादा सेल्स चाहिए होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना जो है हमारे लिए एक चैलेंज है। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। तो इसलिए जितनी तेज़ी से वर्क हो रहा है, जिस तरह से मैंने बताया डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल, हमें होप रखनी चाहिए कि कुछ ही चंद ही सालों में वी विल बी एबल टू लाइक यूटिलाइज द स्टेम सेल्स पोटेंशियल इन आवर बॉडी, और हम उन सेल्स को रीप्रोग्राम करके या प्रोग्राम करके हम मसल सेल्स बना सकें और एज ए थेरेपी हम यूज़ कर सकें। इसमें एक और जो चैलेंज होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन का, क्योंकि जहाँ पे डैमेज हो रहा होता है हमारी बॉडी में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। तो जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, इसमें भी जैसे ही मसल डैमेज हो रहा होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, और वो जो इन्फ्लेमेशन होती है उससे ज़्यादा तेज़ी से डैमेज होता है। तो स्टेम सेल में एक पोटेंशियल ये भी होता है कि स्टेम सेल जो होते हैं वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर होते हैं। कुछ टाइप ऑफ स्टेम सेल, स्पेशली जो मीजो एंजियोब्लास्ट जिनकी मैंने बात की, उनमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी पोटेंशियल होता है। अगर हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं तो हम जो इन्फ्लेमेशन है उसको किसी हद तक स्प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जो हैं वो स्टीरॉइड्स भी देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके और मसल्स डैमेज को जो है वो रोका जा सके। स्टेम सेल्स के अलावा जो ऑप्शंस होती हैं वो फिजियोथेरेपी इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। फिजियोथेरेपी में ये होता है कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको एक्सरसाइजेज करवाते हैं ताकि मसल डैमेज को मिनिमाइज़ किया जाए, मसल के जो फाइबर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए और इस डैमेज को रिड्यूस करके इस तरह से आप लाइक थेरेपी को यूज़ भी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी को, जो कि आपकी लाइक बॉडी फंक्शंस को इन्हेंस कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ और वो उसका आपको कोई सोल्यूशन दे दें। इसके अलावा बहुत सारे जो है नई ड्रग्स आ रही हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि ट्रायल वर्जन्स भी हैं उसके कुछ। इसके अलावा जीन थेरेपी इज़ वन ऑफ द ऑप्शन कि आप डायरेक्टली जो फॉल्टी जीन्स हैं इन सिचु हमारी बॉडी के अंदर ही उनको किसी तरह से हम जो है वो करेक्ट कर सकें। तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ जीन थेरेपी। देर आर स्मॉल ड्रग्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं लाइक एंटी माइक्रो आरएनए, दीज आर सम ऑफ द लेटेस्ट वर्क दैट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो उसको भी हम यूज़ करते हैं, बट ऑल दीज आर इन द ट्रायल वर्जन। और एक अभी रिसेंट जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है CRISPR-Cas9 के नाम से, दैट हैज़ द पोटेंशियल कि हम जो है जेनेटिक डिजीज़ को किसी हद तक बॉडी के अंदर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डील कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। जो फॉल्टी जीन है उसे नॉक आउट कर सकते हैं, जो सही वाला जीन है उसको नॉक इन हम बॉडी में कर सकते हैं ताकि वो रिस्टोर कर सके फंक्शन को। सो देर आर डिफरेंट ट्रायल वर्जन दैट आर लाइक अवेलेबल, जो कि एनिमल्स पे हो रहे हैं, बड़े एनिमल्स पे भी ट्राई हो रही है लाइक ऑन डॉग्स एंड मंकीज़, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जो इसके अलावा जो ह्यूमन पे भी बहुत लिमिटेड ट्रायल्स जीन थेरेपी की सूरत में या स्टेम सेल थेरेपी की सूरत में हो रहे हैं, और उसके काफ़ी इनकरेजिंग रिजल्ट। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बंदा ठीक हो जाता है, लेकिन देर आर लाइक 30-40-50% इम्प्रूवमेंट, और देर इज़ ए चांस कि इसको हम इन्हेंस कर सकें। एंड पे मैं ये कहता चलूँ कि
जो स्टेम सेल थेरेपी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के स्टिल इज़ नॉट अवेलेबल। जो बहुत सारे लाइक अगर सेंटर क्लेम्स करते हैं कि जी हम ये कर सकते हैं, they are not like they are still they are not approved in most of the developed countries, is in some of the developing countries कि वो ये कहते हैं हम ये कर देंगे ऐसे कर देंगे। there is some improvement but still जो है अगर कहा जाए कि ये FDA approved थेरेपी है स्टेम सेल तो अभी तक नहीं है। इसलिए जो है हमें थोड़ा वेट करना होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि जितनी तेज़ से एडवांसमेंट हो रही है देयर विल बी थेरेपी ऑफ दिस डिजीज़ अवेलेबल वेरी सून। और इंशाल्लाह जितने भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हैं उनके लिए जल्द ही आई एम होपफुल कि लाइक विद इन 3-4 years, next 3-4 years, there will be some treatment available in the hospitals. अभी तो ट्रायल वर्जन है, they are in some specific location, लेकिन उनको हम जो है जो रिसर्चर्स हैं they will take to the clinics और इसका जो है वो इलाज कर सकेंगे। With this I will try to like cover other topics जो कि स्टेम सेल थेरेपी हो रही है मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से। अभी तो चूँकि बहुत सारे लोग जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के हवाले से क्वेश्चंस करते थे, सो आई थॉट आई शुड हैव ए वीडियो ऑन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इसकी कौन कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जिस तरह से मैंने मेंशन किया, एक दफ़ा फिर मैं बताए चलता हूँ कि इसके में मायोब्लास्ट जो हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, सेटेलाइट सेल जो स्टेम सेल्स होते हैं मसल्स में उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेसोएंजियोब्लास्ट जो हैं जो हमारे वेंस में मसल सेल्स होते हैं उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। IPS टेक्नोलॉजी इज़ अनदर ऑप्शन। जीन थेरेपी एक हमारे पास ऑप्शन है। CRISPR-Cas9 इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी that can be used. So there is lot of work going on to treat this disease, and we are hopeful that there will be better outcome for this disease later on. With this, I am thankful to all of you for watching this video. अगर आपके कोई भी questions और कुछ concerns हो, you can write on our email address on Pakistan Stem Cell Society. There is a Facebook page of Pakistan Stem Cell Society. You can also ask the questions there. Thank you very much.